हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ सर्कल्स। और इस वीडियो में हम लोग सर्कल के क्वेश्चंस को देखेंगे इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड आफ्टर दैट उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स पे और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ओके, तो इस फॉर्म में क्या होगा कि एक सर्कल का हमको डायमीटर का एंड पॉइंट्स गिवन होगा। ठीक है, मान लिया एक सर्कल का कोई भी डायमीटर है, उसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। ओके, जैसे मान लिया कि यहाँ पे एक डायमीटर है जिसके एंड पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, तो हमें ए का और बी का कोऑर्डिनेट्स पता होगा और उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें इस सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा। ओके राइट, तो हम क्या करेंगे कि इस सर्कल के ऊपर में जो भी सपोज्ड है कि जिसका ये डायमीटर है उस पर एक पॉइंट मान लेंगे, जनरल पॉइंट पी। इसी जनरल पॉइंट पी का लोकस चाहिए हमें। ठीक है, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स को हमने एक्स कॉमा वाई मान लिया है ना। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो पॉइंट पी तभी सेटिस्फाई करेगा जब वो इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। देखो, हमें पता है कि एक डायमीटर जो है एक सर्कल को एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है, राइट। और सेमी सर्कल में अगर एक डायमीटर एक एंगल सबटेंड करेगा सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पे तो वो हमेशा राइट एंगल आएगा। ठीक है, मतलब अगर ये पॉइंट पी यहाँ भी होता, मान लिया यहाँ पे कहीं होता और हम ए से इसको जोड़ते और बी से जोड़ते तो ये जो एंगल आता ये भी 90 डिग्री आता। तो हर जगह इस सर्कल पे कहीं भी हम कोई भी पॉइंट ले लें या अदर इधर नीचे भी ले लें तो भी ये जो एंगल आएगा ये राइट एंगल ही आएगा। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ कि लाइन ए पी और लाइन पी बी हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। और अगर ये दोनों लाइन्स हमेशा एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहने वाले हैं तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर आएगा, राइट। तो हमें क्या करना है कि लाइन ए पी और लाइन पी बी का स्लोप निकालना है, उन दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करना है और उसको -1 से इक्वेट करना है। लाइक दिस हम लोग को ये सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने लाइन ए पी के स्लोप को m1 बोल दिया और पी बी के स्लोप को m2 बोल दिया, राइट। ओके, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में तो m1 m2 -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब m1 m2 है कितना वो निकाल लेते हैं हम। m1 कैसे निकलेगा, m1 हमने मान रखा है लाइन AP का स्लोप है, तो A के कोऑर्डिनेट्स तो हैं आपके पास में x1 y1 और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको किसी लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन है तो उसका स्लोप आप कैसे निकालते हो, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। ठीक है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास में A के हैं x1 y1 और P के xy, तो इन दोनों को उसी फॉर्मूला में रख के हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की स्लोप, तो ये आएगा y - y1 अपॉन x - x1, ये m1 की वैल्यू हो गई। लाइकवाइज हम m2 निकालेंगे, m2 क्या है, लाइन PB का स्लोप है। ठीक है, वो हो जाएगा y - y2 अपॉन x - x2। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, राइट। तो अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर। तो हम यहाँ पे m1 m2 की जगह ये जो x और y में एक्सप्रेशंस आए हैं इनको पुट कर देंगे। ओके, तो जब हम इनको पुट करते हैं तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बनता है। इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो एक्सप्रेशन मिला वो मिला ये x - x1 मल्टीप्लाइड बाई x - x2 प्लस y - y1 प्लस y - y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर x1 y1 और x2 y2 एंड पॉइंट्स हैं किसी सर्कल के डायमीटर के तो उस सर्कल का इक्वेशन होगा ये। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बट इसको लेके अभी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उस पर हमको ध्यान देना है, तो वो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या किया हमने कि इसको एक्सपैंड किया। ठीक है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें सम ऑफ अब्सिसा, मतलब जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो उनके जो x कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों के उनका सम, ये y कोऑर्डिनेट्स का सम, ये x कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट और ये y कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट, है ना। तो इस फॉर्म में भी एक्सपैंड करके हम लिख सकते हैं। ओके, बट इससे भी ज़्यादा जो क्रूशियल है हमारे लिए समझना इस इक्वेशन में वो ये वाला पार्ट है, राइट। मोनिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन x प्लस मोनिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन y इक्वल टू 0। ये कब काम आएगा, मान लो कि तुम्हें बोल दिया कि जो डायमीटर है उसके एंड पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट्स है ना, वो किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, फिर जो y कोऑर्डिनेट्स है दोनों वो किसी दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि हमने पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, x1 x2 निकाला, फिर दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, y1 y2 निकाला, फिर ये जो इक्वेशन है इसमें रखा और आंसर निकाला। ठीक है,
उससे बेटर है आप दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। सीधे जोड़ देना है, एक लाइन का सोल्यूशन है उसका, दोनों को जोड़ दिया आंसर आ गया। बट दोनों को जोड़ने के पहले एक चीज़ ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि वो मॉनिक होना चाहिए। मॉनिक मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन जिसमें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, उसको मॉनिक क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, मतलब अगर 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो मॉनिक नहीं है, इस 2 को हटाना पड़ेगा। फिर ये 2 को कैसे हटाएंगे, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, हट जाएगा, राइट। ठीक है, तो उसी तरह से मॉनिक पॉलिनोमियल भी होता है। मॉनिक पॉलिनोमियल n डिग्री का पॉलिनोमियल है, मान लो वो मॉनिक है, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट है वो 1 होगा, राइट, तब उसको हम मॉनिक बोलेंगे, है ना। ठीक है, मॉनिक तो समझ में आ गया। तो इसलिए जब आपको ऐसा दिया हो कि एंड पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है और वाई कोऑर्डिनेट किसी दूसरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो आपको क्या करना है कि उनको मॉनिक बना लेना है और दोनों को जोड़ देना है, इक्वल टू 0 लिख देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये मॉनिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वाई क्यों लिखा है, देखो हो सकता है कि तुम्हें दिया हो एक एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग, कुछ एक इक्वेशन दे दी और दूसरा भी दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग वगैरह वगैरह, है ना। तो पहले वाले इक्वेशन में बोला कि इसके जो रूट्स हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इससे, और ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है इससे वाई कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स के। अब इन दोनों को थोड़ी ना जोड़ देंगे, ये भी एक्स स्क्वायर में ये भी एक्स स्क्वायर में, तो ऐसे नहीं करना है। ये जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है जिससे वाई कोऑर्डिनेट निकल रहा है, इसको वाई में लिख लेना है पहले, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ मॉनिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन वाई। मान लो यह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 टाइप का, इस टाइप का है। ठीक है, तो इसको आप वाई वाले को, जिससे वाई कोऑर्डिनेट्स निकल के आ रहे हैं, उसको भी एक्स में नहीं छोड़ना, वो तो किसी भी वेरिएबल में दिया रहेगा, है ना। मेरे को तो इसको सॉल्व करूँगा तो जस्ट 2 नंबर आएंगे ना सोल्यूशन में, तो वो एक्स में लिखा है क्वाड्रेटिक, वाई में लिखा है, जेड में लिखा है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट जोड़ने के लिए इसको वाई में बनाना पड़ेगा। मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को हम वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 पहले लिख लेंगे, ठीक है, फिर जोड़ेंगे, राइट। तो जो वाई वाला पार्ट है उसको वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे, तब जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखो एक तरीका है कि आप रूट्स निकालोगे और तब जाके ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है, उसमें रखोगे इक्वेशन निकालने के लिए इसमें। या दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली दोनों को जोड़ दो। ठीक है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि मॉनिक होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि जो दूसरा एक्सप्रेशन है जिससे वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जिसके रूट्स, उसको वाई के टर्म्स में ही लिखना होगा, है ना। तो ये यूज़ करोगे तो एक लाइन में आपका सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। जस्ट आपने क्वेश्चन देखा और आंसर लिखा दोनों को जोड़ के, एज सिंपल एज दैट। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। तो ये टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे, एक आध टॉपिक और है, सारे टॉपिक्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे सारे टॉपिक्स के ऊपर एक साथ, है ना। ओके, तो अगर मेरे पास में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो डेफिनेटली एक ट्रायंगल बनेगा, और हर ट्रायंगल का एक सर्कल तो होता ही है। ठीक है, तो फिर एक सर्कल यूनिकली डिफाइन कर रहा होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से एक सर्कल पास करेगा और एक ही सर्कल पास करेगा, वो यूनिक होगा, राइट। तो हम उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा सा ट्रैक से हट के बात करना चाहूँगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, स्पेशली सर्कल्स बोल लो या स्ट्रेट लाइन्स बोल लो, तो इसमें ना एक क्वेश्चन को करने के तुम्हें मे बी 3-4 तरीके दिख रहे होंगे कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। बट समझदारी यही है कि हम जो सबसे एफिशिएंट और शॉर्टेस्ट तरीका है उसको अपनाएं, ठीक है, क्योंकि उससे आपका टाइम भी बचता है एग्ज़ाम में, और गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं। अगर आपके कैलकुलेशंस कम होंगे तो गलतियाँ भी कम होंगी, मैनिपुलेशंस कम करने होंगे तो, राइट। सो इसलिए हमें देखना है कि सबसे छोटा तरीका कौन सा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना। तो मे भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे 1-2 मेथड डिस्कस करूँ और तुम्हें लग रहा होगा कि अरे ये तो ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे क्यों नहीं बताया, वैसे भी हो सकता है, वैसे क्यों नहीं बताया। तो उसका आंसर यही है कि देखो, इसको करने के तो 6-7 तरीके हैं, है ना, मिनिमम 6-7 तरीके हैं जो मैं जानता हूँ। बट यहाँ पे क्या, हमें शॉर्टेस्ट वे बताना है, ठीक है ना, जो सबसे छोटा तरीका है वो बताना है, इसलिए हम सबसे शॉर्टेस्ट वे में जाएंगे। ठीक है, देखो तरीके तो कितने सारे हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि ये दोनों कॉर्ड को जोड़ा, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, फिर इन दोनों कॉर्ड्स को जोड़ा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगा, मतलब 2 लाइन के इक्वेशन है ना ये दोनों के, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकला, सेंटर हो गया। सेंटर से किसी भी पॉइंट का, ए का, बी का, सी का डिस्टेंस निकाल लो, वो रेडियस हो जाएगा, सेंटर मिल गया, रेडियस निकल गया, इक्वेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है, और एक तरीका ये हो सकता है कि मान लिया यहाँ कोई पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट पी की क्या प्रॉपर्टी होगी कि अगर मैं इसको जोड़ दूँ ऐसे, तो ये जो एंगल थीटा आया है और इसको जोड़ दूँ
ये एंगल थीटा है, ये दोनों बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, इन दोनों को जोड़ा और यहाँ से मैंने बना लिया एक राइट एंगल, ये मान लिया 90 डिग्री बना लिया। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, और यहाँ से भी एक राइट एंगल बना लिया। अब क्या होगा कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और ये जो पॉइंट है ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर तो होना ही है क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है मतलब ये एक सेमी सर्कल के अंदर है, और ये 90 डिग्री है तो ये भी एक सेमी सर्कल के अंदर है। तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये आपका डायमीटर हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करके, है ना। तो डायमीटर का एंड पॉइंट्स मिल गए तो सोल्यूशन आ जाएगा आपका। एंड पॉइंट्स मिल गया मतलब आप सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो। बट तरीके बहुत हैं, बट ये सब हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। जो हम यूज़ करने वाले हैं वो बता रहे हैं, है ना। देखो हमने क्या करा, सर्कल का जनरल इक्वेशन लिखा। मेरे पास सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने तीनों को इसमें पुट कर दिया एक एक करके, है ना। तो ये 3 अलग अलग इक्वेशन आएंगे। एक बार x1y1 रखा, एक बार x2y2 रखा, एक बार x3y3 रखा, है ना। तो ये 3 अलग अलग इक्वेशन आ गए, है ना। अब क्या है कि ये बन गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। बट उतनी भी दिक्कत नहीं है क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमने जो मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा होगा उसका भी सोल्यूशन बहुत लंबा जाता है, कोई छोटा नहीं होता है। या तो आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो या फिर एडजॉइंट वगैरह लेके जो क्रैमर्स रूल वगैरह होता है उससे करो, तो वो जो भी तरीका है, खैर, है ना। यहाँ पे उतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। लकीली यहाँ पे हम सेफ़ हैं। क्यों सेफ़ हैं, क्योंकि ये जो तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं ना ये सेम होंगे आपके तीनों इक्वेशन में। तो जैसे इन दो का पेयर पकड़ा और इन दो का पेयर पकड़ा, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो गायब हो जाएंगे। तो पहले दो को सब्ट्रैक्ट किया तो एफ और जी में इक्वेशन आएगा, और फिर किसी बाकी दो को पकड़ के सब्ट्रैक्ट किया तो भी एफ और जी में इक्वेशन मिलेगा आपको, है ना। तो मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन हो गया। तो एफ और जी का वैल्यू आ जाएगा आराम से, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होंगे तो, है ना। और फिर एफ जी आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख के सी की वैल्यू निकाल लो, तो एफ जी और सी मिल गया। एफ जी और सी मिल गया मतलब आपको सर्कल का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल भी है और इसमें कुछ आपको दिमाग में नहीं लगाना। भाई देखो सर्कल का जनरल इक्वेशन ये है, 3 पॉइंट से पास कर रहा है तो ये तीनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे, रख दो तीनों को, 3 इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कर लो, हो गया, है ना। बट सॉल्व करने का यही तरीका यूज़ करना, सब्ट्रैक्ट करना दो दो को लेकर, ताकि ये सी जो है तीसरा वेरिएबल वो गायब हो जाए। फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल टाइप का हो जाएगा, एफ जी सी की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से और हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि ये जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है और इसके बाद हमने पॉइंट्स को रखा, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों को बारी बारी से रखा, तो ये 3 अलग अलग इक्वेशन है। इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डालेंगे तो कुछ इक्वेशन इस तरह का आएगा, राइट, ठीक है। मतलब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डालने का तरीका ये है कि देखो, एक तो ये यूनिक सर्कल डिफाइन कर रहा है, तो यूनिक सर्कल डिफाइन कर रहा है तो एफ जी और सी का भी यूनिक वैल्यू आएगा। ऐसा तो नहीं कि एफ की 2 वैल्यू आ रही है, जी की 2 वैल्यू आ रही है, सी की 2 वैल्यू आ रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में डाल लिया, फिर मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिए, तो फिर ये चीज़ आ गया, है ना। तो इस तरीके से इन इक्वेशंस को हम इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ओके, तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम कैसे कन्वर्ट किया है, बस आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें तुम्हें एक 4/4 का डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। दिस इज इक्वलेंट टू इवैल्यूएटिंग 4 डिफरेंट 3/3 डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये भी लेंदी है, थोड़ा सा शॉर्ट किया जा सकता है, रो ऑपरेशन लगा के इस 1 को 0 बना लिया, इस 1 को 0 बना लिया, इस 1 को 0 बना लिया, तो ले दे के फिर रह जाएगा तुम्हें, अगर तुम इस कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हो तो सिर्फ इस 1 के अबाउट एक्सपैंड करना रह जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों तो 0 हो जाएंगे। तो फिर आपको ये डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना पड़ेगा, बट वो भी लेंदी है। जब रो ऑपरेशन लगाओगे तो ये सारे नंबर्स भी तो चेंज होंगे एक एक करके, तो ये एक्सप्रेशन भी धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट तरीका दिखता है वो जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि 3 इक्वेशन बनाओ और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करो, वो सबसे बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सो ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है। जैसे कि देखो ट्रायंगल में क्या है, हर ट्रायंगल का एक सरकम सर्कल होता ही होता है, ठीक है, गारंटीड है, होगा और यूनिक होगा, है ना। लेकिन क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं उन सब का एक सरकम सर्कल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। मतलब हर क्वाड्रिलेटरल को एक सर्कल कंटेन करे, सर्कमस्क्राइब करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल का मैं एग्जांपल देता हूँ, पैरेललोग्राम। कोई भी पैरेललोग्राम है ना, प्रॉपर पैरेललोग्राम
ठीक है ना, प्रॉपर पैरेललोग्राम। जैसे रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोलते हैं, तो वो प्रॉपर नहीं है, वो तो दूसरे कैटेगरी में चला गया ना रेक्टेंगल के। मैं कह रहा हूँ प्रॉपर पैरेललोग्राम जिसका जो एंगल सही है 90 डिग्री ना हो, है ना, वो वाले जितने पैरेललोग्राम्स हैं उनका सरकम सर्कल नहीं हो सकता, उनको कोई भी सर्कल सरकमस्क्राइब नहीं कर सकता। ठीक है, आप ड्रॉ करने की कोशिश करो, नहीं बनेगा, है ना। तो दिक्कत है, सारे क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक नहीं होते हैं ना, साइक्लिक होते तो उनका एक सरकम सर्कल होता है। साइक्लिक होने का मतलब है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस किसी न किसी सर्कल पे लाई करेंगे, है ना। तो ये करने के लिए हम या तो टॉलेमिस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि दोनों जो डायगोनल्स होंगे, जैसे कि ये पहले चारों पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया, ठीक है, जब आप चारों पॉइंट प्लॉट कर लोगे, है ना, प्लॉट करना ज़रूरी है, फिर से सुनो, प्लॉट करना ज़रूरी है। जैसे ABCD आपने लिखा तो तुम्हें कैसे पता कि साइकिल वैसे ही चल रहा है। जैसे मान लो 4 पॉइंट है, एक मान लिया कि 1,2 है ना, ये साइकिल में लिखना भी ज़रूरी है। मान लिया एक 3,4 है, एक 8,9 है और एक 10,12 है। ये मैं जस्ट ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, एग्जैक्ट लोकेशंस में नहीं बनाने वाला, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। मान लो कि इस तरह का कोई क्वाड्रिलेटरल बनने वाला है, ये पॉइंट है 1,2, तुमने अपने से अज्यूम कर लिया कि ये इसके बगल वाला 3,4 है। तुमने कोऑर्डिनेट पे देखा नहीं, चेक नहीं किया कि रिलेटिव पोजीशन क्या है, खुद से जैसे ये चारों लाइन से लिखे हुए तो तुमने भी ऐसे चारों लाइन से लिख दिया, ठीक है। अब पता लगा कि ये इस ऑर्डर में है ही नहीं, पता लगा ये जो 3,4 यहाँ है वो यहाँ नहीं होके यहाँ पे होना था, 3,4 यहाँ पे होना था। तो अब क्या है कि आपके डायग्राम में 1, 2 और 3, 4 जो है एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल पोजीशन 3, 4 की यहाँ होनी थी नीचे में, ठीक है, मान लिया कि ये यहाँ पे हो नीचे में, 3, 4 यहाँ पे हो, तब 1, 2 और 3, 4 डायगोनल बनाएगा। तो अगर आप रिलेटिव पोजीशन गलत कर दोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने जो 2 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, जैसे आपने डायगोनल बनाया, हो सकता है वो एक्चुअली में साइड बन रहा हो, एक्चुअल अगर उसको प्लॉट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो इसमें एक डिमेरिट तो यही है पहला, कि भाई इन चारों पॉइंट्स को जो भी दिया होगा पहले तो आप प्लॉट करो, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि जो वर्टिसेस का ऑर्डर क्या है उस क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, वो आपने प्लॉट कर लिया। उसके बाद जो दोनों डायगोनल्स हैं उनका लेंथ निकाल लो, जैसे यहाँ पे ABCD प्लॉट कर दिया है, जिस सीक्वेंस में है उसी में है, मान लो इसी तरह का होगा, तो AC और BD इसके डायगोनल होंगे। देखो यहाँ पे AC और BD को मल्टीप्लाई किया गया है, और राइट साइड में क्या मल्टीप्लाई किया गया है, AD और BC को प्लस AB और CD को, है ना, जो अपोजिट साइड्स होंगे क्वाड्रिलेटरल के उनको मल्टीप्लाई किया गया और उनको जोड़ दिया गया। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है, जिसको कि हम लोग टॉलेमिस थ्योरम भी बोलते हैं, है ना, ये कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, अगर ऐसा है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, या फिर जो चारों पॉइंट्स हैं वर्टिसेस हैं उनको हम कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, राइट। अभी इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि ये कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स क्या है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल ऐसे कोई 4 साइडेड पॉलीगन होगा जिसके कि 4 वर्टिसेस होंगे। अगर ये चारों वर्टिसेस किसी सर्कल पे लाई करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल जो है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। कॉनसाइक्लिक पॉइंट मतलब ऐसे आपको मान लिया 4 पॉइंट दिए हुए हैं, सिर्फ पॉइंट दिए हुए हैं, उसका क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाया, है ना। तो ले दे के बात एक ही है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। पॉइंट्स दिया होगा तो हम कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल दिया होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, है ना। एक तरीका और है इस चीज़ को पकड़ने का, देखो अगर ये एक सर्कल पे लाई करेगा तो ये वाला एंगल A और एंगल B सेम होगा, सिमिलरली एंगल C और एंगल D सेम होगा, और ये जो O के दोनों तरफ एंगल हैं वर्टेक्स के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी सेम होंगे। मतलब ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC ये दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। इनके साइड्स का रेशियो अगर सेम होगा तो फिर इसके हिसाब से ये चीज़ निकल के आती है। तो ये एक दूसरा तरीका भी हो गया, OA इंटू OC इक्वल्स OB इंटू OD। अगर ऐसा होता है तो इस केस में भी हम बोलेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, या अगर 4 पॉइंट्स गिवन है तो वो कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब ये भी क्या लेंदी होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। पहले प्लॉट करो, उसके बाद दोनों लाइन का इक्वेशन लिखो ताकि इंटरसेक्शन पॉइंट मिले आपको O का। जैसे डायगोनल्स का इक्वेशन लिखोगे तभी तो O का कोऑर्डिनेट मिलेगा, राइट। तो जब O का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तब ये डिस्टेंसेस निकालोगे, OA OC OB OD, और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे। तो लेंदी ये भी बहुत है और टॉलेमिस थ्योरम वाला भी पार्ट बहुत लेंदी है। पहले प्लॉट करो, रिलेटिव पोजीशन देखो, फिर बहुत सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करो, और फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के देखो कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तब जाके हमें पता चलेगा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं या नहीं है, ठीक है।
तो ठीक है, थ्योरी के लिए ठीक है ना, बट प्रैक्टिकली एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने के लिए तरीके ठीक है नहीं। अब थ्योरी में है बताना है तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन तो बताना पड़ेगा, बट एक्चुअली इसको कैसे करते हैं, देखो 3 पॉइंट पकड़ो, कोई भी 3 पॉइंट पकड़ के आपने क्या करा कि इक्वेशन लिख दिया सर्कल का, जैसा अभी हमने देखा कि 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। वो भी बहुत छोटा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है, बट ठीक है, ये रिलेटिवली जल्दी आप कैलकुलेट कर पाओगे। उस इक्वेशन में आप ये जो चौथा पॉइंट है ना उसको रख के देखो, अगर ये चौथा पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे, या अगर ये वर्टिसेस हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं सेटिस्फाई किया पॉइंट डी उस इक्वेशन को तो नहीं होगा। एक तरीका और है, वो तरीका ये है कि जो हमने पहले बात की थी कि भाई देखो 2 को जोड़ा, ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट्स को जोड़ा तो एक कॉर्ड बना, तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, फिर बाकी 2 को जोड़ा, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, तो वो जहाँ से कट करेगा वो सेंटर हो गया। तो उस पॉइंट से ए बी सी में से किसी एक पॉइंट पकड़ के रेडियस निकाल लो, फिर उसी पॉइंट ओ का जो कि सेंटर आया है उसका डिस्टेंस डी से निकाल लो, तो ये भी रेडियस के बराबर आना चाहिए। अगर ये भी रेडियस के बराबर आ रहा है तो ये सर्कल पे लाई करता है, चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं। और अगर ये रेडियस के बराबर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो फिर वो लाई नहीं करता सर्कल के ऊपर, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इस केस में ये दोनों मेथड सेम है, ठीक है, सेम इन द सेंस कि उनमें जितनी मेहनत है या एफिशिएंसी है, जितना लेंदी है, दोनों में ऑलमोस्ट बराबर का है, ठीक है। तो कौन कौन सा तरीका आप इसमें यूज़ करोगे जो फिजिबल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है कि 3 पॉइंट को पकड़ के सर्कल का इक्वेशन निकालो, चौथे को सेटिस्फाई करवा दो, कर गया तो कॉन्साइक्लिक, नहीं किया तो नहीं होगा कॉन्साइक्लिक। दूसरा तरीका कॉर्ड्स बना लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो, और सेंटर से जो आपने पहले 3 पॉइंट के साथ ये काम किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लिखे हैं, उनमें से किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लो सेंटर का, तो रेडियस आ जाएगा। फिर जो बचा हुआ रिमेनिंग चौथा पॉइंट है उससे डिस्टेंस निकाल लो, तो इस तरह से भी आपको पता लग जाएगा। अगर वो भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ रहा है, जो छोटा हुआ पॉइंट था उससे आपने निकाला, तो फिर वो कॉन्साइक्लिक होगा, नहीं है तो फिर नहीं होगा, है ना। बट इसमें भी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मेहनत है तो आप फिर वही वाला करो, 3 पॉइंट से इक्वेशन निकालो सर्कल का और चौथा सेटिस्फाई करवा दो, है ना। तो मेरे हिसाब से अगर सब में से बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्टली अगर देखोगे तो फिर सबसे छोटा जो मेथड आएगा वो यही आएगा कि आप 3 पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन लिखो और चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई करवा लो, ठीक है। बट स्टिल हो सकता है किसी को ये मेथड समझ में है, किसी को ये समझ में है। क्या ये मेथड एकदम बेकार है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कई बार ऐसा होगा कि आपको 3 पॉइंट ऐसे दिए होंगे कि अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सेस पर उनको प्लॉट करोगे तो आपको एक बहुत अच्छा सिमेट्री दिखेगा, है ना। जैसे मान लो 2 पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है 5,2 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 8,2। अब एक तरीका ये है कि आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालो दोनों पॉइंट के बीच का, और एक है कि आप विजुअलाइज कर लो ग्राफ पे। तो देखो ये वाई कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, 5,2 8,2, देख के पता लग रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 यूनिट होगा, है ना। तो ये मेथड अभी लेंदी है, बट मे बी आपको पॉइंट्स ऐसे मिल जाएं कि टॉलेमीज थ्योरम या ये जो हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा शॉर्ट लगने लगे, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि पॉइंट्स किस तरह से दिए हुए हैं, है ना। तो उस केस में पता लगा जो आपका सबसे शॉर्टेस्ट मेथड था वही उस समय सबसे लॉन्गेस्ट बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है ज्योमेट्री का भी, कोऑर्डिनेट्स का भी, कि कैसे दिए हुए हैं, कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा यहाँ पे, है ना। मोस्टली तो वही सूटेबल रहेगा, वो 3 पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन निकालने वाला। बट अगर कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए ढंग के ठीक ठाक, जहाँ पे सीधे सीधे आपको डिस्टेंसेस दिख रहे हैं, तो मे बी हो नो कि इन दोनों में से कोई तरीका शॉर्ट हो जाए, है ना, या शॉर्ट लगे। एनीवेज, सो थ्योरी वाइज इस वीडियो में तो इतना ही है अभी। अब हम इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं ताकि ये चीज़ें हमको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, अप्रोच कैसे करेंगे। क्योंकि देखो दिक्कत ये नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन आएगा नहीं इसमें बनाने, दिक्कत ये होगा कि तुम्हें 3-4 तरीके मालूम होंगे, है ना। क्वेश्चन देखोगे तुम्हें लगेगा ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अब एग्जाम एक्सपेरिमेंट करने का तो टाइम है नहीं, तो अभी से देख लेते हैं कि भाई कौन सा मेथड सबसे एफिशिएंट है, सबसे छोटा मेथड है ना क्वेश्चन को करने का। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो तो ये है कि आप मान लो एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इन तीनों को सेटिस्फाई करवाओ, इन तीनों को सेटिस्फाई करवाओ। 3 अलग अलग इक्वेशन आएंगे, एफ जी सी की वैल्यू आप वहाँ से निकाल लोगे इक्वेशंस को सॉल्व करके, है ना। तो वो आई नो कि आप कर लोगे,
है ना। 3 इक्वेशन को सॉल्व करना इज़ नॉट अ बिग डील। 3 भी कहाँ, 2 ही। आप जब दो दो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, एफ जी में 2 इक्वेशन बचेंगे। एफ जी का इक्वेशन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो ना। हमने लिया है थोड़ा सा दूसरा अप्रोच, जानबूझ के दूसरा अप्रोच लिया है कि ये भी देख लो ये कितना लेंदी होने वाला है ना। इससे भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो हमने क्या किया, लिखा इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, है ना। ए बी, ये ए, ये है बी, है ना। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, देखो इस पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो इसका डिस्टेंस ए से और बी से बराबर होगा। तो ये मान लिया एक्स वाई कोई पॉइंट है, एक्स वाई का डिस्टेंस ए और बी से बराबर है, ठीक है। तो हमने वही डिस्टेंसेस लिखे हैं, डिस्टेंसेस का स्क्वायर लिख लिया। एक्चुअली डिस्टेंस बराबर है तो उसका स्क्वायर भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है कि एक्स वाई का डिस्टेंस ए से है उसका स्क्वायर और ये बी से है, इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया ये एक्स प्लस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0, है ना। एक इक्वेशन ये आया। अब हम क्या करेंगे, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखेंगे। तो जब हम बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 6 के बराबर। अब L1 L2 का इक्वेशन आ गया। देखो L1 था ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी L2 था, है ना। और L1 है बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जो दोनों इक्वेशन आया है इसको हम सॉल्व करेंगे तो O का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये हमारे दोनों इक्वेशंस आए थे L1 और L2। इनको सॉल्व किया तो O का कोऑर्डिनेट आ गया 6,5, मतलब सेंटर हो गया 6,5, रेडियस हो गया, रेडियस कैसे निकालोगे, ओ से ए बी सी किसी एक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो वो डिस्टेंस 3 के बराबर आ गया। तो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो ये जानबूझ के मैंने इस मेथड से करा है ताकि तो पता लगे कि हाँ ये थोड़ा सा लेंदी है, राइट। ओके, वो जो इक्वेशन में ही वैल्यूज़ रख के 3 अलग अलग इक्वेशन बनाना एफ जी सी में, वो थोड़ा सा इससे शॉर्ट पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा सा लेंदी है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द एब्सिस ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड देयर ऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2px माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर, ठीक है। एक सर्कल है, ए बी उसका डायमीटर है, और ए और बी के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहले वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सोल्यूशन है, और जो ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसका सोल्यूशन इस इक्वेशन के थ्रू आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2px माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस सर्कल का इक्वेशन बताना है ना। एक तरीका तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कोऑर्डिनेट्स निकालो और फिर डायमीटर वाला जो फॉर्मूला था, डायमीटर का एंड पॉइंट्स दिया हो तो सर्कल के इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसमें रखो, ठीक है। बट हम वो नहीं करेंगे। हमें पता है कि हम अगर इसको मॉनिक क्वाड्रेटिक बना लें, एक को एक्स में और एक को वाई में, दोनों को जोड़ दें तो काम हो जाएगा, एक लाइन का सोल्यूशन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 अब सीसा दे रहा है, एक्स के कोऑर्डिनेट्स दे रहा है तो उसको एक्स में छोड़ दिया एक्सप्रेशन को। मॉनिक तो है ही क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दूसरा वाला भी मॉनिक है, इसमें भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन दूसरा इक्वेशन हमें वाई कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रहा है, तो इसको वाई के टर्म्स में लिखा, ठीक है। इसको वाई स्क्वायर प्लस 2py माइनस क्यू स्क्वायर बोल दिया और दोनों को जोड़ के 0 से इक्वेट कर दिया। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है ना। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को हमने -2 से डिवाइड किया तो सर्कल सेंटर आ गया -a, -b के बराबर, है ना, राइट। ये तो आपको मालूम होगा सेंटर कैसे निकालते हैं, सर्कल का इक्वेशन गिवन हो तो। फिर रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाता है एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, है ना। क्या होता है, एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, है ना। ये फॉर्मूला तो हमने देख रखा है पहले। तो एफ और जी तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का काम कर रहे हैं, वो -a और -b हैं, तो -a का स्क्वायर हो गया और फिर -b का स्क्वायर हो गया, और आगे हमको क्या करना है, -c, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, ये -b स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो आंसर क्या आ गया, √a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। सो इजी था, आई होप दिस इज क्लियर। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, लेट द लाइन x प्लस 2 लैम्डा y प्लस 7 इक्वल टू 0 बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ना डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो इस सेंटर से पास करेगा, मतलब जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करेगा।
अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो जब हम x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। तो 3, -1 सेंटर हो गया। ये पॉइंट क्या है आपका 3, -1 है ना, ये आ गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। इक्वेशन देख के आप बता पाओगे, ठीक है। अब ये जो 3, -1 है जो सेंटर आया वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या किया 3, -1 को इस लाइन के इक्वेशन में रख दिया, ठीक है। तो ये है आपका लाइन का इक्वेशन x + 2 λy + 7 = 0। x की जगह रखा 3, y की जगह रखा -1 और सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। ओके, सो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी बड़ा सिंपल था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। ठीक है, अगेन जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है वो ये है कि आप 3 पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन लिखो और चौथा पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है। बट फिर से जानबूझ के मैंने वो तरीका यूज़ नहीं किया है, हम दूसरा तरीका यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। हम क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है ना। देखो तुम वो तरीका यूज़ करके क्वेश्चन बना लेना, राइट। मैं जानबूझ के दूसरा तरीका यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये बता सको कि हाँ ये वाला कितना लेंदी हो सकता है या कितना मुश्किल है, ओके। क्योंकि वो वाला तरीका तो आपको सारे बुक्स में मिल जाएगा या बहुत इजी है समझना उस चीज़ को, है ना। बट इस तरीके से सोल्यूशन आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा। सो आई थॉट कि यही वाला सोल्यूशन करते हैं। बाकी जो तो वो मैंने बता ही दिया है, एक बार खुद से करके देखो, वो इक्वेशन वाला उस टाइप से करने का, है ना। इसमें हमने क्या करा है कि फिर से 2 कॉर्ड्स लिए, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला, फिर उनको सॉल्व करके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाला, फिर ये सेंटर से ए का डिस्टेंस निकाल लिया मान लो, या बी का निकाल लिया या सी का निकाल लिया, ये दोनों रेडियस के बराबर होंगे, ठीक है। तो कोई भी एक निकाल लेंगे, हम देख लेंगे किस कोऑर्डिनेट के साथ में निकालना है। फिर हम ओ से ये जो पॉइंट ए बच गया है इसका डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ये भी उसी रेडियस के बराबर आता है तो फिर कॉन्साइक्लिक होगा, और नहीं आता है तो नहीं होगा, है ना। तो ये वाला मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे लिखेंगे, है ना। डिस्टेंसेस इक्वल होंगे, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट मैंने इस बाइसेक्टर पे ले लिया, उसका डिस्टेंस ए से और बी से बराबर होगा, तो इन दोनों डिस्टेंसेस का स्क्वायर भी बराबर होगा। तो वही डिस्टेंसेस का स्क्वायर को इक्वेट किया गया इक्वेशन लिखने के लिए, है ना। तो ये अल्टीमेटली इतना आता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखते हैं। तो जब हम बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखते हैं तो वो फाइनली इतना आता है। अब ये जो दोनों इक्वेशन हैं इनको सॉल्व करेंगे तो ये सेंटर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास में इक्वेशन, एक ये इक्वेशन था, एक ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन को हमने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखा, ठीक है। और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये बचेगा, और उसके बाद y की वैल्यू आ जाएगी -3। फिर x निकालने के लिए हमने क्या किया, इस y को इस ऊपर वाले इक्वेशन में रख दिया तो x की वैल्यू आ गई 5। तो जो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 5, -3, है ना। सेंटर मिल गया। अब आप O से A का, B का, C का किसी एक का डिस्टेंस निकालो और इसको कंपेयर कर लो O का डिस्टेंस D के साथ में। तो OA² हमने निकाला, OA² आ गया 25 के बराबर, और हम फिर OD² निकाल रहे हैं, ये भी 25 के बराबर आ गया। तो OA का स्क्वायर और OD का स्क्वायर बराबर है, मतलब OA और OD बराबर है, बिकॉज दोनों लेंथ है, पॉजिटिव क्वांटिटी, इनका स्क्वायर बराबर होगा तो खुद भी आपस में बराबर होंगे, है ना। तो चूंकि सेम आ गया इसलिए हम कह सकते हैं कि चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं। यही हमको शो करना था और हमने शो कर लिया, ठीक है। बट थोड़ा सा लेंदी है ये, जानबूझ के मैंने ये मेथड यूज़ किया है ताकि आपको पता लगे कि हाँ, जब आप वो वाले मेथड से करोगे जिसमें आप 3 पॉइंट को पकड़ के सर्कल का इक्वेशन लिखोगे और चौथा सेटिस्फाई करोगे तो पता लगेगा कि वो इससे थोड़ा सा छोटा है ना, थोड़ा छोटा मेथड है। एनीवेज, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस इज -1,2 देन फाइंड द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, है ना। पहले तो ये सर्कल के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब x² y² के कोफिशिएंट को 1 बना लिया, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमारा सेंटर है वो क्या है, इससे निकलेगा। x और y के कोफिशिएंट को आप -2 से डिवाइड करिए, तो डिवाइड करने पे सेंटर आ जाएगा 1,2। तो 1,2 हो गया ये सेंटर, ये O का कोऑर्डिनेट हो गया। A हमें पता है -1,2 है, राइट। अब हमें ये भी पता है कि अगर डायमीटर के ठीक बीच में सेंटर होगा, है ना, तो A और B का मिड पॉइंट है वो। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट मान लो B का x, y,
तो x कॉमा वाई और -1,2 का जो मिड पॉइंट है वो O है, मतलब वो 1,2 है, तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो 1,2 कितना हो जाएगा, A और B के कोऑर्डिनेट को जोड़ा और 2 से डिवाइड करा। अब देखो 1 हो जाएगा x माइनस 1/2 के बराबर, तो x की वैल्यू 3 आएगी, 3 माइनस 1/2 1 होगा। ठीक है, और ये होगा 2 के बराबर, जब इसका न्यूमरेटर 4 के बराबर होगा, वो तब होगा जब y की वैल्यू 2 होगी, तो y 2 आ गया, है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने b के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। ठीक है, सो ये हो गया डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट 3,2, है ना। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ अ सर्कल passes थ्रू 0,0 a,0 एंड 0,b देन फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। ओके, तो एक तरीका तो आप बिना कुछ सोचे समझे ये लगा सकते थे कि 3 पॉइंट दिया हुआ है तो 3 पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं, सर्कल का इक्वेशन लिखा, फिर उससे हम सेंटर निकाल लेंगे, है ना। बट कोऑर्डिनेट्स को ठीक से देखो, जब आप प्लॉट करोगे तो पता लगेगा कि ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट्स पे कुछ इंटरसेप्ट्स बना रहा है इस तरीके से, तो ये राइट एंगल हो जाएगा और ये वाला जो है डायमीटर हो जाएगा, है ना। बाकी जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो डायमीटर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ओरिजिन से तो पास कर ही रहा है और ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस इस तरीके से अलाइंड है, तो अगर दो कॉर्ड्स ऐसे हैं, मान लो कि एक सर्कल है उसमें दो कॉर्ड ऐसे हो गए कि सच दैट ये वाला एंगल 90 हो रहा है, तो जब दोनों का एंड पॉइंट जोड़ोगे तो वो तो डायमीटर बनेगा ही बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो हमने भी वही करा कि देखो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच का एंगल तो 90 डिग्री हमेशा ही होता है, तो इनके अगर एंड पॉइंट्स को मैं जोड़ दूंगा तो ये तो डायमीटर ही बनेगा ना। और एंड पॉइंट्स हमें दिया हुआ है a,0 0,b, a,0 एक्स एक्सेस पे लाई करेगा, 0,b वाई एक्सेस पे लाई करेगा। कोऑर्डिनेट्स का जो इसमें जो 0 0 है वही देख के बता रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस पे लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, तो इनको जब जोड़ दोगे तो ये बनेगा डायमीटर, इनका मिड पॉइंट होगा सेंटर। तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल लिया, जोड़ो दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ 0 प्लस a/2 तो वो a/2 बचेगा, और ये b प्लस 0/2 b/2 बचेगा, तो सेंटर आ गया a/2, b/2, है ना। तो बस कंस्ट्रक्शन किया और सीधा आंसर लिखा, है ना, कैलकुलेशंस वगैरह कुछ नहीं किया। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a circle passes through the points -1,3 and 5,11 and its radius is 5, find its center, है ना। ओके, तो क्या कह रहा है, एक सर्कल है जो कि 2 पॉइंट से पास करता है। ठीक है, एक है आपका -1,3 और एक है 5,11 और इसका रेडियस है 5 यूनिट्स, आपको इसका सेंटर बताना है। ठीक है, अच्छा ये मैंने कैसे बना दिया, ये तो बिल्कुल डायमीटर लग रहा है, ए और बी डायमीटर के एंड पॉइंट्स लग रहे हैं, ये बनाया कैसे मैंने। ठीक है, तो इनिशियली मुझे नहीं पता है कि ऐसा डायग्राम बनने वाला है, राइट। ये हमने एक चेक किया, हो सकता था पॉइंट ए यहाँ पे होता, पॉइंट ए यहाँ पे होता और ये कुछ इस तरीके का बन रहा होता, ये होता 5,11 सपोज, ऐसे जस्ट एक इमेजिनेशन है, तो फिर ये सोल्यूशन इस तरह से नहीं होता, दूसरे तरीके से होता है ना। बट लकीली इसमें कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ है जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। कैसे, हमने ना ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस आया है, ए बी एक कॉर्ड है जिसका लेंथ आया 10 यूनिट्स, रेडियस इसका 5 है, तो रेडियस 5 है और किसी कॉर्ड का डिस्टेंस 10 है, इसका मतलब तो यही वो डायमीटर ही होगा डेफिनेटली। तो ये होगा आपका डायमीटर के एंड पॉइंट्स। ठीक है, देखो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही आए और वो डायमीटर का एंड पॉइंट बनेगा ही बनेगा, है ना। वो तो अभी हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो रेस्ट्रिक्शन ऐसा है कि आपको अभी यही वाला चीज़ मिलेगा इन क्वेश्चन, है ना। आगे जाओगे तो अलग तरह के भी मिल सकते हैं, है ना। और उसको भी सॉल्व करने का तरीका है, अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स नहीं होते तो फिर अप्रोच दूसरा रहता, है ना। ओके, खैर अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा उनका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हमने सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, है ना। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ रहा है, 2,7 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हमें सेंटर मिल गया इस तरीके से, राइट। ओके, सो वेरी इजी। अब मान लो कि ये डायमीटर का एंड पॉइंट्स नहीं होता, तब क्या होता है ना, अब वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, बट यहाँ पे एज ए हिंट या एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। मान लो यहाँ पे वो पॉइंट होता, ठीक है, ये जो पॉइंट ए है वो यहाँ पे होता एक्चुअली, और इस तरह का सिचुएशन होता, तो अब तो डायमीटर का एंड पॉइंट नहीं रहा, ये कोऑर्डिनेट यहाँ होता 5,11 सपोज। ठीक है, तो अब ये सेंटर कैसे निकलता, अब इस केस में ऐसे 2 सर्कल बनते,
इसको अगर जोड़ो तो एक सर्कल यहाँ पे भी ऐसा बनता है ना, इस तरीके का, मतलब ऐसे समझ लो, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी, और दोनों का रेडियस कितना है 5 यूनिट के बराबर है ना, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला, इसको ऐसे जोड़ दो परपेंडिकुलर, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो भी है उसका आधा हो जाएगा, ये वाला लेंथ है ना, इसको थोड़ा दूसरे कलर में कर देते हैं, ये लेंथ है ना, ये हाफ हो जाएगा। रेडियस मेरे को पता है 5 है, ठीक है। और ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा उस पे इसका सेंटर लाई करना है, ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस भी मेरे को पता लग जाएगा, ए बी का हाफ है। तो फिर ये सर्कल पे जो सेंटर है इसका कोऑर्डिनेट मिल जाता है, इसका भी और इसका भी, है ना, उस तरीके से करते हैं। तो वो थोड़ा सा लेंदी इशू हो जाएगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन है आगे, वो हम डील करने वाले हैं, है ना। बट ये आसान किस लिए हो गया, क्योंकि ए और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स बन रहे थे, इसलिए, है ना। बट ये नहीं भी बन सकते हैं, और वैसा क्वेश्चन हमने आगे लिया है तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे, उसको हम किस तरह से टैकल करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये तो बड़ा आसान था, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2,1 हुज वन कॉर्ड इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस, ठीक है। अच्छा देखो डायग्राम समझते हैं पहले। ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है इसका इक्वेशन लिखना है हमें, ठीक है। ओके, इसका सेंटर है 2,1 और इसका एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, मान लिया ये हमने बना रखा है ना। एक मिनट, इसको भी कोई नेम दे देते हैं, मान लिया ये पॉइंट x है, तो bx एक कॉर्ड है ना। अब जो ये bx कॉर्ड है वो क्या है, एक दूसरे सर्कल का डायमीटर का एंड पॉइंट्स है ना, और वो जो सर्कल है उसका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो पॉइंट ए क्या होगा, इसका सेंटर होगा, ये तो मिड पॉइंट है ना। अगर एक्स बी इसका डायमीटर है तो ए इसका सेंटर होगा छोटे वाले सर्कल का, है ना। और ये क्या है, मिड पॉइंट है बी एक्स का। और अगर बी एक्स ये बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड है, तो अगर मैं ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो वो भी कहाँ जाकर लाई करेगा, ए पे ही उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अच्छा, तो ए क्या है, ये जो सर्कल का इक्वेशन दिया है इससे हम उसका सेंटर निकाल लेंगे, वही ए का कोऑर्डिनेट होगा। तो सेंटर आया 1,3, है ना, सेंटर इसका 1,3 आया है। अब ए बी क्या है, ए बी तो इसका रेडियस है ना, जो छोटा वाला सर्कल है। तो हमने क्या किया, ए बी निकाला। ए बी कितना आएगा, देखो ये इक्वेशन दिया है सर्कल का इक्वेशन दिया है, तो उससे उसका रेडियस भी निकल जाएगा, √f² + g² - c करके, तो वो आया 2, ठीक है। तो ए बी मेरे को मिल गया 2। अगर ए बी 2 है, ठीक है, और ए का कोऑर्डिनेट भी मेरे को मालूम है, तो ओ ए कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला से हमने ओ ए निकाला, वो है √5, तो ये हो गया √5। अब देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इस तरीके से कुछ, है ना, जिसमें ये ए है, ओके, ये ओ है और ये बी है, राइट। ए बी हमने निकाल लिया 2, ओ ए हमने डिस्टेंस फार्मूला से निकाला √5। ये 2 कहाँ से आया, सर्कल के इक्वेशन से, वो तो उसका रेडियस है, जो सर्कल का इक्वेशन दिया उसका ए बी रेडियस है, तो रेडियस आ गया 2 यूनिट। ओ ए का लेंथ आ गया √5, कैसे, डिस्टेंस फार्मूला से। ओ बी आपका क्या है, हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ओ बी आ गया 3 के बराबर। और ओ बी और क्या है, ओ बी हमारा बड़े वाले सर्कल का रेडियस भी है, ठीक है, बड़े सर्कल का रेडियस है। अब हमें बड़े वाले सर्कल का रेडियस भी मिल गया, सेंटर पहले से गिवन है, तो उसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। बट इसने इक्वेशन यहाँ पे पूछा नहीं है, तो फिर हम उस पार्ट को छोड़ देते हैं, ठीक है। हमसे सिर्फ क्या पूछा है, रेडियस पूछा था, रेडियस आ गया अपना, ठीक है। तो ये तो सिंपल आपका ज्योमेट्री से आया है ना, जो पाइथागोरस थ्योरम है और बाकी छोटी मोटी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ उससे आ गया, राइट। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द स्क्वायर फॉर्म्ड बाय द लाइन्स x² - 8x + 12 = 0 एंड y² - 14y + 45 = 0, ठीक है। देखो ये जो क्वाड्रेटिक टाइप में लाइंस का इक्वेशन लिखा हुआ है वो एक्चुअली में दो लाइन का कॉम्बिनेशन है। अब 2 लाइंस के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा, जैसे L1 × L2 = 0, इस फॉर्म का अगर लिखो, जैसे L1 = 0, L2 = 0, 2 इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो L1 × L2 0 के बराबर हो जाएगा ना। तो बेसिकली ये जो इक्वेशंस लिखे हुए हैं ये दो लाइंस को कंबाइन करके लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके। मतलब अगर हम इनके फैक्टर्स अलग कर लें तो आपको दोनों अलग अलग लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं से शुरू करते हैं।
पहले इक्वेशन को फैक्टराइज किया तो ये आया x माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, और दूसरे को सॉल्व किया तो आया y माइनस नाइन मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो या तो x इक्वल टू टू होगा या x इक्वल टू सिक्स होगा, और दूसरे इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, तो y इक्वल टू नाइन होगा या y इक्वल टू फाइव होगा। अब ये चारों लाइन्स आ गए है ना, दो x एक्सेस के पैरेलल हैं, दो y एक्सेस के पैरेलल हैं, तो हमने इनको प्लॉट किया। ठीक है, तो प्लॉट किया तो कुछ इस तरह से आएगा। अब सर्कल सरकमस्क्राइब कर रहा है कि स्क्वायर को, इसका क्या मतलब हुआ कि वो उस स्क्वायर के चारों वर्टिसेस से पास कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने सर्कल बनाया है, ये वही सर्कल है जो इस स्क्वायर ABCD को सरकमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब ज़रा ABCD के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। जैसे B का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये किस किस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x इक्वल टू टू और y इक्वल टू फाइव, तो डेफिनेटली जो B का कोऑर्डिनेट आएगा वो 2,5 आएगा। ठीक है, ये हो गया 2,5। उसी तरह मान लो D का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये 6,9 होगा, 6,9। C का हो जाएगा 6,5 और A का हो जाएगा 2,9। ठीक है, आगे चारों ओके। अब क्या करना है हमें कि सेंटर निकालना है। तो सेंटर कैसे निकलेगा, देखो ये स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है, तो कोई भी डायगोनल पकड़ लो, उसका जो मिड पॉइंट आएगा, BD पकड़ लो या फिर AC पकड़ लो, उसका मिड पॉइंट जो होगा वही तो सेंटर होगा। ठीक है, तो सबके कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, तो हमने क्या किया, चलो B और D को लेते हैं, इनका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये B और D के कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड करा तो ये आया 4,7। तो जो सर्कल का सेंटर आएगा वो आएगा 4,7 के बराबर। अब रेडियस कितना आएगा, रेडियस के लिए क्या करना है आपको, सेंटर से A का, B का, C का, D का किसी एक का भी डिस्टेंस निकाल लो, वो रेडियस के बराबर आ जाएगा। तो हमने 4,7 से किस पॉइंट को पकड़ा है, पॉइंट A को पकड़ा। ठीक है, यहाँ से 4,7 से A, इस डिस्टेंस को हमने रेडियस बोल दिया। तो ये कितना आ रहा है, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज रूट अंडर 4 प्लस 4, दैट इज रूट 8, है ना। और सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, खैर ये सब तो पूछा नहीं है बट फिर भी लिख लिया, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 8। राइट, हमसे तो सिर्फ सेंटर पूछा था, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया था, बट हमने थोड़ा सा और आगे भी कैलकुलेशंस कर लिया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज a square whose side is A. Find the equation of circles circumscribing the square taking AB and AD as the axis of reference, right? तो देखो एक्चुअल सिनेरियो क्या है ना, कुछ ऐसा है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ओके, इसको सरकमस्क्राइब करने वाला एक सर्कल है, ये भी ठीक है। सर्कल का जो, एक मिनट, ये हो गया गड़बड़, फिर से बनाते हैं इसको, है ना। चलो मान लिया ये सर्कल है अपना, ठीक है। जो स्क्वायर है उसका साइड लेंथ A है, तो ये A है, ये भी है, सारे साइड्स A हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सरकमस्क्राइबिंग द स्क्वायर टेकिंग AB एंड AD एज एक्सेस ऑफ रेफरेंस। मान लिया ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हमें बोल रहा है कि AB और AD ना एक्सेस ऑफ रेफरेंस होंगे, मतलब ये कोऑर्डिनेट एक्सेस यही जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस की तरह काम करेंगे, AB और AD, ठीक है। तो AB को एक्सटेंड किया, AD को एक्सटेंड किया, यही हमारे एक्स और वाई एक्सेस का काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअल सिनेरियो फिर कन्वर्ट हो गया इसमें, है ना, जो दो साइड्स थे वो बन गए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की तरह, राइट। तो डेफिनेटली अगर मैं B और D को जोड़ूंगा तो ये एक डायमीटर आएगा, और ये तो राइट एंगल है ही, स्क्वायर है तो, ठीक है ना, सारे एंगल्स राइट एंगल होंगे। तो ये फिगर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया इसमें। अब हमें कैसा दिख रहा है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, यहाँ पे एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और AB का लेंथ A के बराबर है, AD का लेंथ भी A के बराबर है, और ये आपका एक हाइपोटेनस हो गया, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो आपको D और B का कोऑर्डिनेट भी पता लग गया होगा, ये हो जाएगा A,0 और ये हो जाएगा 0,A। तो इससे भी हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स मिल गए तो। अदरवाइज हम ये सेंटर का जो है, ये जो मिड पॉइंट है, इसको निकाल के सेंटर पता कर सकते हैं और रेडियस निकाल सकते हैं, वैसे भी हम सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो फिर से ऐसे ही जानबूझ के हमने लंबा वाला मेथड यूज़ किया, है ना, बिकॉज ये अज्यूम किया जा रहा है कि आप छोटा वाला मेथड समझ रहे होंगे, है ना। देखो B और D का कोऑर्डिनेट्स लिख लो, D का कोऑर्डिनेट A,0 और B का कोऑर्डिनेट 0,A। तो इससे भी आप निकाल सकते हो इस सर्कल का इक्वेशन, क्योंकि एंड ऑफ डायमीटर से, ठीक है, राइट।
एनीवेज हमने क्या किया, सर्कल का जो है सेंटर निकाला। कैसे निकलेगा, वो मिड पॉइंट है बी डी का, तो वो आ गया a/2 कमा a/2। रेडियस कितना है ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फार्मूला से, तो वो आ गया a/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/√2 का स्क्वायर, दैट इज a²/2। ठीक है, तो ये हो गया इस सर्कल का इक्वेशन, राइट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल फॉर विच वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 3,3 while द अदर एंड लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है x प्लस वाई इक्वल टू 4, राइट। ओके, अब ये सर्कल है, इसका एक एंड जो है डायमीटर का वो है 3,3। फिर ये लाइन, ये डायमीटर जो है सेंटर से पास होते हुए इस लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया b, और b का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया t, 4 माइनस टी। ठीक है, अब ये t, 4 माइनस टी कैसे लिखा, देखो इस पे हम इस लाइन पे जनरल पॉइंट x, y ले सकते थे, लेकिन इस इक्वेशन को देखो, इसमें मैं y को लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स, राइट। और अगर मैं x को t मान लूँ, x को अगर मैं t मान लूँ तो y को 4 माइनस टी मान सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए ये t, 4 माइनस टी हो गया है ना। ठीक है, मतलब एक तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखने की कोशिश की गई है इस पे कोऑर्डिनेट्स को, राइट। ओके, अच्छा, b का कोऑर्डिनेट हो गया ये, और जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट हमने x, y मान लिया ना। देखो जनरली क्या होता है कि जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसको h, k माना जाता है। h, k क्यों माना जाता है, क्योंकि ना जब आप रिलेशंस यूज़ कर रहे होते हो, प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे होते हो, तो ऐसा हो सकता है कि कोई और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपको x, y मानना पड़े, तो वो x, y और जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो x, y में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इस वजह से h, k मानते हैं। बट चूंकि मैंने यहाँ पॉइंट b को t के फॉर्म में लिखा है, पैरामीटर के फॉर्म में, तो मैंने सेंटर को x, y माना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर b का कोऑर्डिनेट कोई x, 4 माइनस एक्स टाइप से लिखता तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी कि ये वाला x और ये जो आपका x यहाँ सेंटर का कोऑर्डिनेट दिख रहा है वो फिर मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, है ना, तो उसके चांसेस होते हैं, इसलिए जनरली h, k लिया जाता है। बट यहाँ पे चूंकि x, y और कहीं नहीं है, इसलिए सेफली मैं x, y इसको एज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ए बी डायमीटर है और ये जो बीच में आपको पॉइंट दिख रहा है ये सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो सेंटर डेफिनेटली जो है कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स के ठीक मिडल में होगा। मतलब अगर मैं a और b का मिड पॉइंट निकालूँ तो वो सेंटर आना चाहिए, तो मैंने a और b का मिड पॉइंट निकाला मिड पॉइंट फार्मूला से। ठीक है, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे a और b के कोऑर्डिनेट्स को सम करके 2 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यह जाएगा 3 + t/2, 7 - t/2। तो इसमें x कितना हो जाएगा 3 + t/2 और y कितना हो जाएगा 7 - t/2 के बराबर। तो ये इक्वेट किया, फिर यहाँ से t की वैल्यू निकाली अलग अलग। पहले वाले में t निकालेंगे तो 2x - 3 आ रहा है, और दूसरे वाले में t की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा 7 - 2y के बराबर। ठीक है, तो अब ये दोनों t सेम है तो ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर होने चाहिए, मतलब 2x - 3 और 7 - 2y बराबर होगा, है ना। फिर सबको रीअरेंज करा तो ये आया 2x + 2y = 10, और फिर 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया x + y = 5। तो x + y = 5 जो है यही आपका सेंटर का लोकस हो गया, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, है ना। और ये जो मैंने ये एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे, ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखा है मैंने इस तरह से, देखो इस तरह से तुम किसी भी कर्व पे लिख सकते हो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कि x को t मान लिया या लैम्डा मान लिया और y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो वो भी t में या लैम्डा के टर्म्स में लिखा जा सकता है ना। तो उस तरह से कोऑर्डिनेट्स मान लिए, बट सब में ये वाला इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मानना अलाउड है, चलेगा, सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सब में ना कैलकुलेशंस इतना इजी नहीं होगा इस तरीके से मानने पे। जैसे कि अगर आप सर्कल पे मानना चाहते हो तो सर्कल पे हम जनरली r cos थीटा r sin थीटा टाइप से मानते हैं, है ना। अब x² + y² = r² लिखा है तो उसमें कोऑर्डिनेट्स ऐसे तो नहीं मानते कि x को t मान लिया और y को √r² - t² ऐसे मान रहे हैं, तो ऐसे नहीं मानते, है ना। ऐसे मान सकते हैं, ये भी एक तरीका है, बट ये पर्पस क्या है हमारा, पर्पस है पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेने का कि कैलकुलेशंस मेरा इजी हो। तो ये वाला कोऑर्डिनेट उतना अच्छा नहीं दिख रहा, इस वजह से इस तरह से नहीं लेते। ले सकते हैं, मैथमेटिकली करेक्ट है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, आंसर आएगा
बिल्कुल आएगा। आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे इससे तो आंसर तो आना ही आना है, आंसर कहाँ जाएगा, लेकिन अब बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा वगैरह वगैरह, है ना। तो स्ट्रेट लाइन पे आप सेफली इस तरह से कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर सकते हो, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। बट बाकी सब में तो वैसे भी आप जब पढ़ोगे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि उस पर स्पेशली किस तरीके से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। लिखने के तरीके बहुत हैं, आप अपनी मर्जी से एक्स को कुछ भी मान लो, वाई को उसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो, वो भी एक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। बट ठीक है, जो एफिशिएंट है हम उसकी बात करेंगे, है ना। और स्ट्रेट लाइन पे आप इस तरह से मान सकते हो, बट हर जगह मानना अलाउड है, बट हर जगह ट्राई मत करना कि पैराबोला का क्वेश्चन है तो उस पर भी हम कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही मान रहे हैं, एक्स को लैम्डा मान लिया और वाई को लैम्डा के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो उससे कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है। तो हमारे जो कोनिक सेक्शंस हैं इनमें जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखने के तरीके दिए हुए हैं वो इकलौता तरीका नहीं है, बट हाँ वो सबसे एफिशिएंट तरीका ज़रूर बोल सकते हो। सो उसको फॉलो करो, बस स्ट्रेट लाइन के केस में इस तरह से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, we have find the equation of circle which passes through 1, 0, 0, 1 and has its radius as small as possible। ठीक है, तो मान लिया ना 2 पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से सर्कल्स पास करेंगे और मान लिया कि एक सर्कल आपका ये है इस तरीके से, ठीक है। एक और बड़ा बना सकते हैं इस तरीके से, एक सर्कल इतना बड़ा, है ना। एज्यूम कर लो सर्कल है, वैसे बन तो नहीं रहा अच्छे से। सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा? सबसे छोटा सर्कल वो होगा जिसके लिए ये दोनों पॉइंट्स ना डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो। ये इससे छोटा सर्कल नहीं हो सकता, राइट। तो ये जो सर्कल होगा ना उसके लिए दोनों एंड पॉइंट्स क्या होंगे? डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे। तो हम उसी सर्कल की बात कर रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन उसी सर्कल की बात कर रहा है। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू 1, 0 एंड 0, 1 एंड हैज़ इट्स रेडियस एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो देखो ये जो ब्लू वाला सर्कल है यही स्मॉलेस्ट सर्कल है, क्योंकि ए बी जो है इसका डायमीटर का काम कर रहा है। बाकी जो भी सर्कल बनाओगे उसमें ए बी जस्ट एक कॉर्ड होगा, ठीक है, डायमीटर नहीं होगा, कॉर्ड होगा। और कॉर्ड जो है डायमीटर से तो छोटा ही होगा, डायमीटर अगर वो नहीं है तो, है ना, ठीक है। तो जो रेड वाला सर्कल इसका डायमीटर तो कहीं यहाँ होगा, यहाँ बीच में, ये तो बड़ा हो रहा है तो इसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए इसको एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर मान लेंगे, तो वो जो सर्कल आएगा सबसे छोटा आएगा, है ना। तो ए बी का डायमीटर हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है एंड पॉइंट्स के, 1, 0, 0, 1। तो आपने ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिख दिए। इक्वेशन तो आपको पता ही है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हो तो कैसे लिखते हैं। एक्सपैंड किया और रीअरेंज किया तो आ गया x² + y² - x - y = 0। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग स्मॉलेस्ट रेडियस, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, if the points are concyclic then find the value of c, है ना। अगेन हम वही परपेंडिकुलर वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि ये जो तीनों पॉइंट्स नॉन पॉइंट्स दिए हुए हैं इससे आप लिख लो सर्कल का इक्वेशन, ठीक है, और उसमें 0, c को सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है। तो c का वैल्यू आ जाएगा वैसे भी, बट हम क्या यूज़ कर रहे हैं जानबूझ के लंबा वाला मेथड, है ना। उतना भी लंबा नहीं है बट ठीक है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लिखा हमने, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा, ये आ गया 4x - 2y - 3 = 0। फिर हमने बी सी का या सी बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा, तो ये आ रहा है x + y - 5 = 0, ठीक। अच्छा, तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, तो ओ आएगा सेंटर, ओके, राइट। तो सेंटर क्या है? इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में आ गया x 13/6 और y आ गया 17/6 के बराबर, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि ये डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है कॉन्साइक्लिक होगा इन तीनों के साथ इस ग्रुप में तब होगा जब ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा पॉइंट डी, और अगर पॉइंट डी सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो ओ से ए का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस, सी का डिस्टेंस और डी का डिस्टेंस सब बराबर होगा, सब रेडियस के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि ओ का डिस्टेंस ए से, बी से, सी से किसी एक से निकालेंगे और फिर ओ का डिस्टेंस डी से निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, क्योंकि दोनों डिस्टेंस रेडियस के बराबर आना चाहिए। तो ओ डी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, मतलब ओ डी और ओ बी बराबर होंगे। ये मान लिया ओ बी हो गया और ये ओ डी हो गया, ये दोनों रेडियस के बराबर है तो दोनों बराबर होगा, इनका स्क्वायर भी बराबर होगा। तो हमने क्या किया, सेंटर से ये डी का मतलब ये ओ डी का स्क्वायर निकाला हमने,
ओ डी जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और राइट साइड में ओ बी का स्क्वायर निकाला हुआ है, ठीक है। तो सॉल्व किया हमने, ये तो कट जाएगा, सेम सेम है। फिर ये वाला जो बचा उसको लेफ्ट साइड में लाया, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया, तो इसको हमने ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिखा और सॉल्व किया तो इतना आया, ठीक है, राइट। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। खैर अब यहाँ और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से रिजल्ट हमारा आ जाएगा, है ना। देखो ये दो फैक्टर से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या दूसरा ब्रैकेट 0 होगा। पहला ब्रैकेट 0 होगा तो सी की वैल्यू 1 होगी, और दूसरा ब्रैकेट 0 होगा तो फिर ये कंडीशन बनेगा। अब C1 नहीं हो सकता। C1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पॉइंट डी को देखो, अगर C1 हो जाएगा तो ये 0,1 आएगा, और 0,1 ऑलरेडी पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है ना, तो वो तो रिजेक्ट करना पड़ेगा, वरना डी और बी सेम हो जाएंगे। इसलिए हमने 1 को छोड़ दिया, बिकॉज हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इट इज़ अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम बी, है ना। डी अलग पॉइंट है, बी की तरह नहीं है, मतलब बी नहीं है ना, बी और डी अलग अलग है, इसलिए सी बराबर 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फिर दूसरा केस ट्रू होगा कि दूसरा जो फैक्टर है ये 0 होना चाहिए। तो जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 14/3, है ना। ओके, सो जो पॉइंट डी है उसमें जो कोऑर्डिनेट है 0,c, सी की वैल्यू आ जाएगी 14/3। अगर ये 14/3 होगा तो ए बी सी डी कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। ओके, आई इंसिस्ट कि आप एक बार ट्राई करो इसको, ये तीनों पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन बना लो और फिर 0,c को सेटिस्फाई करवा दो, ठीक है। तो उससे जो सी की वैल्यू आएगी वो भी इतनी ही आएगी, है ना। और मे भी आपको वो तरीका थोड़ा सा शॉर्ट लगे। एनीवेज, आई होप दिस इज क्लियर। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Okay, question number 14. The point on a circle nearest to the point P 2,1 is at a distance of 4 units and farthest point is 6,5. Find the center of the circle. ठीक है, अच्छा तो पहले ये समझ लेते हैं कि किसी सर्कल पे नियरेस्ट पॉइंट और फारदेस्ट पॉइंट निकलता कैसे है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक सर्कल है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट P। अब मेरे को ये जानना है कि पॉइंट P से इस सर्कल पे सबसे नज़दीक वाला पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं करना होता है, सिंपली आप ना इस पॉइंट P को इसके सेंटर से ज्वाइन करो, राइट, और इसको एक्सटेंड कर दो आगे, कट करने दो सर्कल को, है ना, ये ब्लू लाइन। तो देखो ये सर्कल को एक पॉइंट यहाँ मान लिया, इस पॉइंट को A बोल दिया, यहाँ पे कट कर रहा है, और एक दूसरा पॉइंट यहाँ है, इसको B बोल दिया, यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो AP लेंथ है ना, ये सर्कल और पॉइंट P के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये सबसे नज़दीक का पॉइंट है, पॉइंट A, और पॉइंट B जो है ना वो सबसे दूर का पॉइंट है P से, राइट। तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट आपको समझ में आ गया, डिस्टेंसेस कौन से होने वाले हैं। ठीक है, ये हमेशा सेंटर के अलॉन्ग होगा, है ना, पॉइंट P को आप ज्वाइन करो सेंटर से, इसके अलॉन्ग होगा, है ना। और इसमें हम डिस्टेंसेस फिर मेजर भी कैसे करते हैं, ये डिस्टेंसेस अगर आपको AP डिस्टेंस निकालना हो या फिर PB डिस्टेंस निकालना हो तो फिर हम वो कैसे निकालते हैं। देखो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो P का कोऑर्डिनेट आपको पता है, फिर आपको A का कोऑर्डिनेट या B का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है ना, A और B का कोऑर्डिनेट जाने बिना भी ये काम हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो डिस्टेंस फाइंड करो सेंटर से P का, है ना, सेंटर से P का डिस्टेंस फाइंड करो, और इसमें अगर रेडियस घटा दोगे, ये डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, और ये जो सेंटर से आपने डिस्टेंस निकाला है इसमें अगर रेडियस जोड़ दोगे तो सबसे दूर वाले पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो बेसिकली जब हम किसी पॉइंट से सर्कल का नियरेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हम एक्चुअली डिस्टेंस निकालते हैं उस पॉइंट से सेंटर का, और सेंटर में रेडियस जो ये डिस्टेंस आएगा सेंटर और पॉइंट के बीच का, मान लो ये डिस्टेंस जो आया वो D के बराबर आया, है ना। इसमें अगर आप रेडियस घटा दोगे, इतना माइनस कर दोगे तो नियरेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस मिलेगा, और इसमें रेडियस जोड़ दोगे तो फिर ये फारदेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस मिल जाएगा P से, है ना। तो ये तरीका होता है इसमें डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने का, राइट। तो हम इसमें हमें A और B का कोऑर्डिनेट भी नहीं चाहिए होता, राइट। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, द पॉइंट on a circle nearest to the point P 2,1 is at a distance of 4 units and farthest point is 6,5. Find the center of the circle. देखो ये कह रहा है कि ये जो PA डिस्टेंस है, ठीक है, ये 4 यूनिट के बराबर है, जो नियरेस्ट पॉइंट है सर्कल पे उससे इसका डिस्टेंस है ना, और जो फारदेस्ट पॉइंट है वो 6,5 है ना। हमको इसका सेंटर बताना है। तो हमने क्या किया, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे तो मेरे को 2 पॉइंट पता है, इस लाइन को अगर मैं L बोल दूँ तो इस पर एक पॉइंट पता है P 2,1 और दूसरा पॉइंट पता है B 6,5। ठीक है,
तो अब एक लाइन पे अगर आपको 2 पॉइंट्स पता है तो आप उसका इक्वेशन तो लिख ही सकते हो, बट इस बार हम जो इक्वेशन लिखने वाले हैं वो एक दूसरे फॉर्म में लिखने वाले हैं, है ना। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्म में बोल सकते हो इस तरह से, है ना। इस फॉर्म में लिखा है कि वो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस बताए फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट गिवन ऑन द लाइन, है ना। तो देखो ये फॉर्म आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये अज्यूम कि यू नो ये वाला इक्वेशन कहाँ से आता है ना। देखो AP का डिस्टेंस है 4 यूनिट, स्लोप ऑफ लाइन AP tan थीटा होगा, P और B के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो 5 - 1 अपॉन 6 - 2, तो ये 4/4 आएगा, 1 हो गया, तो थीटा हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब जो लाइन AP है आपका, या ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है, इस पर आप कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे ले सकते हो, डिस्टेंस फॉर्म में ऐसे ले सकते हो। देखो ये आप ले सकते हो, कोई एक पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट है P, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 की जगह कोई नया पॉइंट लिखना है तो हम लिख देंगे 2 + r cos थीटा, और 1 में लिख देंगे 1 + r sin थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी पॉइंट लिखते हैं इस फॉर्म में, इस लाइन पे, राइट। तो ये हो गया 2 + r cos थीटा और 1 + r sin थीटा, जहाँ पे r क्या है, r है डिस्टेंस। मान लो आपको यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिखना है, ये r डिस्टेंस है और ये पॉइंट x है, तो x का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। अगर आपको 5 यूनिट के डिस्टेंस पे लिखना होगा तो r की वैल्यू 5 हो जाएगी, 4 यूनिट के डिस्टेंस पे लिखना होगा तो r की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इसमें एक और चीज़ है, देखो पॉइंट P तो तुम्हारा ये रहा, पॉइंट P 2,1, है ना। अब ये भी स्ट्रेट लाइन में तो आपने पढ़ा होगा, बट फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इससे 4 यूनिट दूर पे एक पॉइंट लेना है, तो वो 4 यूनिट तो इधर भी हो सकता है, ये 4 यूनिट, और वो 4 यूनिट इधर भी हो सकता है। तो ये हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि जो आपने कोऑर्डिनेट लिखा है वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। देखो एक बार हम +r लिखेंगे, एक बार -r लिखेंगे। ठीक है, तो एक तरफ प्लस वाला आ जाएगा, एक तरफ माइनस वाला आ जाएगा। उसको भी समझने का तरीका है, बट हम उतना अभी माथापच्ची में नहीं जाने वाले हैं, है ना, कि किधर वाला प्लस लेंगे किधर वाला माइनस लेंगे। बस इतना तो समझ में आ रहा है ना कि ये पॉइंट P है, यहाँ से 4 यूनिट पे अगर आपको कोई पॉइंट लेना है तो या तो इधर ले सकते हो या तो इधर ले सकते हो। एक में प्लस के साथ आएगा, एक में माइनस के साथ आएगा। अब वो किधर प्लस होगा माइनस होगा वो अभी हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले, है ना। बस ये समझो कि यहाँ अगर तुम्हें ये डाउट हो रहा है कि मैं यहाँ पे +r cos थीटा लिखूँ या -r cos थीटा लिखूँ, तो कोऑर्डिनेट एक्सेस उठाओ, 2,1 यहाँ पे प्लॉट करो। 2,1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा कहीं। 6,5 यहाँ और आगे आएगा। ठीक है, और हमें एक पॉइंट A है जो कि 4 यूनिट पे है और इन दोनों के बीच में है, तो डेफिनेटली वो कहीं यहाँ पे होगा A। तो देख रहे हो जो P का कोऑर्डिनेट है उसमें ऐड करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट भी न्यूमेरिकली बढ़ेगा और y कोऑर्डिनेट भी बढ़ेगा। तो मतलब आपको प्लस लेना होगा, क्योंकि आप प्लस करोगे r cos थीटा r sin थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी, तभी तो ये आगे जाएगा। ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट तक जाना है, तो x में भी आपको इंक्रीज़ करना है, y में भी आपको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो ऐड करना है ना, तो इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। बाकी एक्चुअली किधर प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं वो सब स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आपको बताया गया होगा। ठीक है, राइट, ओके। तो हमने A के पॉइंट को मान लिया, A के कोऑर्डिनेट्स को 2 + r cos थीटा और 1 + r sin थीटा, जहाँ पे r की वैल्यू 4 है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि PA जो डिस्टेंस है वो 4 के बराबर है। ठीक है, तो फिर हमने इसको लिख लिया 2 + 4 cos 45 डिग्री और 1 + r sin 45 डिग्री, क्योंकि एंगल जो ये लाइन बना रहा है एक्स एक्सेस से वो 45 डिग्री का है, राइट। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स A के, है ना। तो जो A का कोऑर्डिनेट आया, अब ये cos 45 sin 45 का वैल्यू रख दिया, वो होता है 1/√2 दोनों के केस में। तो इवेल्युएट किया तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए A के। ठीक है, अच्छा अब मेरे को A मालूम है, P मालूम है, B मालूम है, तो मेरे को O भी पता लग ही जाएगा, क्योंकि देखो O क्या है, A और B का मिड पॉइंट है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब A और B का मिड पॉइंट निकाल लिया, है ना। देखो अब क्या किया हमने, A का कोऑर्डिनेट लिया और B का कोऑर्डिनेट लिया, है ना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया मिड पॉइंट फार्मूला से। तो फिर हमें मिल जाएगा ये कोऑर्डिनेट 4 + √2 और 3 + √2। ठीक है, तो ये हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें बेसिकली क्या यूज़ हुआ हमारा कि आप इस लाइन पे कोऑर्डिनेट्स कैसे ले रहे हो, है ना। देखो दूसरे तरह से भी कर सकते थे कि A का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया किसी पैरामीटर के टर्म्स में, मान लो लैम्डा के टर्म्स में मान लिया, इस लाइन का इक्वेशन लिखा, ये जो डॉटेड लाइन L है
फिर जब आप ए का कोऑर्डिनेट लिखोगे तो उसको एक वेरिएबल में लिख सकते हो। फिर पी और ए के बीच का डिस्टेंस को 4 से इक्वेट करते, और 4 से इक्वेट करते तो वो जो सिंगल वेरिएबल रहता है उसकी वैल्यू आ जाती। 2 वैल्यू आती, एक प्लस में आती एक माइनस में आती। तो फिर आपको जज करना था कि आपको कौन सा लेना है। वो कोऑर्डिनेट पे आप प्लॉट कर लेते 2,1, 6,5, और उसके बीच में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो पॉजिटिव ही आएंगे, वो तो समझ में आ जाएगा प्लॉट करके। तो वहाँ से आप लैम्डा की सूटेबल वैल्यू चूज़ करते पॉजिटिव वाली, और फिर एक एक कोऑर्डिनेट्स को लिखते, फिर ए और बी पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते और ओ का कोऑर्डिनेट आ जाता। ठीक है, बट ये पैरामीट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट माना गया लाइन पे, है ना, इससे आपको कैलकुलेशन करने में इजी पड़ा, है ना। तो देखो पैरामीट्रिक पॉइंट लेने से कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं, वो इस क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा है ना। तो ऐसे भी कर सकते थे और एक जनरल कोऑर्डिनेट मान के भी कर सकते थे। आप x, y भी मान के कर सकते थे। a का कोऑर्डिनेट मान लिया x, y का डिस्टेंस 2,1 से 4 यूनिट है, एक इक्वेशन ये हो गया, और x, y इस लाइन पे लाई करता है, वहाँ से दूसरा इक्वेशन हो गया। फिर आपको 2 इक्वेशन मिल गए, आप उन दोनों को सॉल्व करते तो x, y की वैल्यू आती। ठीक है, तो ये और लेंदी प्रोसेस है, बट आंसर तो आएगा, आंसर तो इससे भी आएगा। आंसर लाने के कई तरीके हैं, बट ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है ना। तो आई होप ये वाला मेथड आपको समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू x बाई द सर्कल x² प्लस y² माइनस 2x इक्वल टू 0 इज ए बी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर। ठीक है, अच्छा, मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब ए बी हमें मिल जाए तो फिर हम यहाँ से एक जो सर्कल पास करेगा इसको डायमीटर मानते हुए, ठीक है, उसका इक्वेशन लिखना है। तो वो सर्कल हमने बनाया नहीं है, चलो ठीक है, बात तो वैसे समझ में आ गई क्या करना है। तो देखो ए और बी का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, तो फिर हम डायमीटर के एंड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा ये, उसको लेके हम फिर इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, हमें अभी क्या करना है, ये सर्कल और ये लाइन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट लिखना है। इक्वेशन सिंपल है तो आराम से इसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि y की जगह x रख दिया, क्योंकि x इक्वल टू y है। तो फिर इक्वेशन आया मेरा ये, इससे x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 1, है ना। तो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर क्या हो जाएगा, 0, 0 और 1, 1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू y है, तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 होगी, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो 0, 0 और 1, 1 हो गए एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, जिस सर्कल का इक्वेशन चाहिए हमें। तो सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 प्लस y माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 1 इक्वल टू 0। और जब इसको हम ओपन करेंगे तो यह आएगा x² प्लस y² माइनस x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करना था, सर्कल और लाइन के इक्वेशन को सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, दोनों पॉइंट्स आ गए, वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे, और फिर उसको इस फॉर्मूले में रख के इक्वेशन निकाल दिया सर्कल का, है ना। तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू 1,1, 2,2 एंड हुज रेडियस इज 1। ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें कि सर्कल का इक्वेशन मान लिया x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जो मैं कह रहा था कि आप 3 इक्वेशन बना लो और f, g और c की वैल्यू निकाल लो, तो कुछ हम वैसा यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। देखो 3 कंडीशन भी दिया हुआ हमारे पास में, ये सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो 2 इक्वेशन वहाँ से बन जाएगा, और रेडियस 1 यूनिट है तो तीसरा इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा, और हम f, g और c की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है मेथड, और भी तरीके से इसको किया जा सकता है, बट ठीक है। अब फाइनली हम जो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है वो एक बार यूज़ कर ही लेते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर ये 1, 1 और 2, 2 से पास करता है तो हमने पहले इस सर्कल के इक्वेशन में 1, 1 रखा, तो ये इक्वेशन आया। ठीक है, फिर ये 2, 2 से भी पास कर रहा है तो उसको भी रखा, तो फिर ये इक्वेशन आया। ठीक है, रेडियस 1 यूनिट है तो रूट अंडर f² प्लस g² माइनस c 1 होगा, रूट हटाया तो ये हो जाएगा f² प्लस g² माइनस c इक्वल टू 1। तो ये 3 इक्वेशन आपको मिल गए f, g और c में, है ना। अब देखते हैं कि इससे हम f, g और c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो लकीली ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, है ना, इनमें देखोगे तो f और g के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम आ रहा है ना। जैसे यहाँ पे 2g और 2f है, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो जाएगा 4g प्लस 4f प्लस 2c प्लस 4 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को यहाँ नीचे लाके सब्ट्रैक्ट किया।
तो ये 4G 4F ये कैंसिल हो गया, 2C माइनस सी बचेगा और 4 माइनस 8 माइनस 4 बचेगा। तो C की वैल्यू आ गई 4, राइट, C की वैल्यू आ गई 4, है ना। ओके, और C की वैल्यू 4 आ गई, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो बाकी दो इक्वेशंस हैं इनको पकड़ लो, या फिर नहीं, इन्हीं दोनों को पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो C की वैल्यू निकाली है वो इन दोनों इक्वेशन से निकाली है, तो इन दोनों को ही वापस से अब नहीं पकड़ सकते हैं ना, इसके साथ में कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ओके, अब एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पे, देखो एक सर्कल है जो 1,1 और 2,2 से पास करता है और उसका रेडियस 1 यूनिट है। तो एक्चुअली ना ऐसे दो सर्कल आएंगे, एक ये और एक ये, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स होगा जहाँ से वो पास कर रहा है और रेडियस 1 यूनिट। तो ऐसे तो दो सर्कल होंगे जिनके रेडियस 1 यूनिट होंगे, है ना। तो मे बी आपका आंसर दो अलग अलग आ सकता है, राइट, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखते हैं। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है ना। तो इस वाले से हमने g ले लिया -f-3। देखो पहले 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा g + f+3 = 0। फिर g को एक साइड में रखा, बाकी सबको राइट साइड में ले गए, तो ये हो जाएगा -f-3, है ना, g की वैल्यू। अब इस g की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा, तो ये हो जाएगा f² + -f-3 का स्क्वायर -4 = 1। ओपन किया, एक्सपैंड किया, तो हमें मिला ये f+1 × f+2 = 0। तो या तो f की वैल्यू -1 होगी, जब f की वैल्यू -1 होगी तो g की वैल्यू हो जाएगी, या इसमें रख के देखो, ये जो आया ना g -f-3, इसमें आप f की जगह -1 रखो, तो जब आप f की जगह -1 रखोगे तो g की वैल्यू हो जाएगी -2 के बराबर। और अगर f को -2 मानते हो तो फिर f की जगह यहाँ -2 रखोगे तो g की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। तो c की वैल्यू तो हमेशा 4 रहने वाली है, और f और g में आपको दो अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग सर्कल पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने बना रखा है, एक तो ब्लू सर्कल हो सकता है और ये जो आपका डॉटेड येलो सर्कल दिख रहा है ये भी हो सकता है ना, क्योंकि दोनों उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या FGC मिल गया, तो हम वैल्यूज रख के और सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो जब f की वैल्यू -2, g की -1 और c की 4 रखेंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो आएगा x² + y² -2x -4y + 4 = 0। और जब f -1, g -2 और c को 4 रखेंगे तब हमारा आंसर आएगा x² + y² -4x -2y + 4 = 0। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, है ना। बट इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखो ये मेथड में क्या हुआ कि इत्तेफाक से आपके दो इक्वेशन ऐसे मिल गए जिसमें f और g एक साथ एलिमिनेट हो गया, ठीक है ना। जो हमारा दोनों इक्वेशन आया पॉइंट्स रखने के बाद में, उसमें f और g एलिमिनेट हो गया। एक को मैंने एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसमें 4f और 4g आ गया। दूसरे इक्वेशन में 4f और 4g पहले से था, सब्ट्रैक्ट किया, 4f भी चला गया, 4g भी चला गया, सिर्फ c में बच गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आपको एक इक्वेशन fg में मिलता अगेन, और दूसरा आपको f² में और g² में और c में मिल रहा होता, है ना, राइट। तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, वहाँ पे फिर हम दूसरे मेथड्स में जा सकते थे, बट वैल्यूज़ ऐसी थी कि ठीक है, कैलकुलेशन आपका ईजिली निपट गया, सो इट्स अ गुड थिंग। एनीवेज आई होप दिस इज़ क्लियर, है ना। और ये आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और आगे जो टॉपिक्स हैं उन पे बात करेंगे सर्कल्स की। थैंक यू वेरी मच।